स्टार्ट हो गया। देखो इक्विलिब्रियम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। जो तुम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम अभी चल रहा है, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में शुरू में भी पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, उसका अपनी फिर एप्लीकेशन क्या है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे दो तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा क्या है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन का बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो बोलोगे द रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। समझ रहे हो? द रिएक्शन which can proceed in only one direction। ओनली वन डायरेक्शन का कहने का मतलब है सिर्फ क्या होगा, उसका एक ही डायरेक्शन होगा। अच्छा, एक ही डायरेक्शन होगा तो यहाँ बोल सकते हो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना यार, तो बोथ डायरेक्शन ना, रिवर्सिबल रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड and backward as well as backward डायरेक्शन। ठीक है, जैसे भी एग्जांपल में मान लो N2O4 है, ए NO2 बना रहा है, और ऐसा देखा जाता है कि NO2 भी क्या होता है एसोसिएट होके N2O4 बनाएगा। सो इसमें क्या है फिजिबिलिटी इसकी, दोनों N2O4 से NO2 बन रहा है और NO2 से N2O4 भी बन रहा है। समझ रहे हो ना? सो ये क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ रहे हो ना? अच्छा, यहाँ पे N2O4 इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाफ एरो का यूज करते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं NO2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब मान लो किसी क्लोज कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कभी भी रिएक्टेंट का 100% कंजप्शन नहीं होगा। रिएक्टेंट का 100% कंजप्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लो कि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट बनना भी शुरू हो जाएगा ना, तो 100% कंजप्शन नहीं होगा। सो यहाँ पे कहोगे कि रिएक्टेंट सब कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है बन रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, समझ रहे ना? मान लो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है और ये बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट भी बन जाएगा। मतलब यदि वो सिस्टम कुछ ऐसा है क्लोज कंटेनर है और वहां पे क्या है NO2 आप प्रोडक्ट रिलीज नहीं होने दे रहे हो, तो NO2 से फिर क्या हो रहा है N2O4 निकल रहा है, तो वहां पे देयर इज नो 100% कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, देयर इज नो
100% consumption of reactant समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, दूसरा देखोगे यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में कहोगे reaction which proceed in only one direction, ठीक है। only one direction means एक ही डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड में नहीं होगा, समझ रहे हो ना? जैसे भी NaOH है, ठीक है, H2SO4 है, H2SO4 है, यहाँ से प्रोडक्ट बना N2SO4 सॉरी Na2SO4 प्लस H2O। लेकिन तुम बोलोगे कि ठीक है सर Na2SO4 से ये सॉल्ट से इसमें फिर वाटर मिला दिया जाए और हम सोचे कि NaOH बना लेते हैं और एसिड बना लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट फिजिबल, लेकिन ये प्रोसेस होगा। सो ये तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पे देयर इज 100% कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, देयर इज there may be 100% consumption of reactant, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे यदि ग्राफ की बात की जाए तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टाइम यूनिट में ग्राफ किया जाए तो रिएक्टेंट क्या हो सकता है? 100% कंजम्पशन इसका हो सकता है, बस वजह, ठीक है। ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम, अब सुनिएगा, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन कोई भी हो रहा है तो वहां पे देखोगे क्या, जैसे रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, रिएक्टेंट जैसे जैसे कंज्यूम होगा वैसे वैसे क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो चूंकि वो रिवर्सिबल नेचर का है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंजप्शन भी तो शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्जन भी शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है,
कुछ देर के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्टेंट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब क्या होगा, जितना रिएक्टेंट का कंजम्पशन होगा उतना फिर रिएक्टेंट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, और जितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उतना प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो उस टाइम में क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रिएक्शन रुक नहीं गया है, रिएक्शन अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। समझ रहे हो ना? रिएक्शन अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सबका कांस्टेंट हो जाएगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हम फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे concentration of reactant and products become constant at equilibrium समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे कहोगे सर मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि इधर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर टाइम से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। अच्छा, ए का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। समझ रहे हैं? एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे घटेगा, और ये घटना एक बार क्या होगा कि कांस्टेंट हो गया। क्या होगा जी, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, ये भी प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शुरू में बना नहीं था, इसलिए t इक्वल टू 0 पे इसको लिया, और कंसंट्रेशन शुरू में क्या था, कुछ था, इसीलिए इसको क्या लिया मैंने, इनिशियली कुछ अमाउंट लिया, इसका कुछ कंसंट्रेशन लिया, कुछ वैल्यू लिया। अब यहाँ पे एक टाइम आएगा जहाँ पे दिखाते जाएगा कि ग्राफ क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया पैरेलल टू द दिस टाइम। समझ रहे हो? सो यहाँ पे देखोगे दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इस टाइम पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। और यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कांस्टेंट हो गया कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन। अच्छा, पॉसिबिलिटी और भी है, पॉसिबिलिटी और भी है। मान लो ये तो रिएक्शन का बहुत ज्यादा एक्सटेंट था, समझ रहे हो ना, ये रिएक्शन बहुत एक्सटेंट तक हुआ, अकर्स टू द लार्ज एक्सटेंट। मान लीजिए कोई रिएक्शन का नेचर होता है जो थोड़ा सा कंजम्पशन हुआ रिएक्टेंट का, उसके बाद तुरंत इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। सो यहाँ पे उस टाइप के रिएक्शन के लिए कहोगे सर थोड़ा सा हमें रिएक्टेंट यहाँ पे खत्म ही हुआ कि सर उसका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोडक्ट बना ही किया, उसके बाद क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो ना? तो इसके बीच में क्या हो गया, दिस रिएक्शन अकर, ये रिएक्शन जो अकर हुआ है ना वो क्या हुआ है, वेरी स्मॉल एक्सटेंट हुआ है, थोड़ा सा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो उस टाइप के लिए ग्राफ ठीक है। समझ रहे हो? अच्छा, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया लेकिन साथ साथ में उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। बस समझ रहे हो ना? जैसे भी उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है, एक कॉन्सेंट्रेशन टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, ऐसा कंडीशन इक्विलिब्रियम का नहीं है। ये हो जाए कहीं अलग बात है, समझ रहे हो ना? सो यहाँ के लिए मान लो ऐसे, और ये आगे क्या हो गया जी, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट के साथ साथ क्या है यहाँ पे इक्वल भी है। समझ रहे हो ना? तो इक्वल इज नॉट द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है? सो this is the concentration of A, this is the concentration of B। ठीक है, इसमें भी A का concentration है और ये क्या है, B
अब नेक्स्ट को लिखना, सेकेंड पॉइंट में इक्विलिब्रियम is attained in closed container, समझ रहे हो? क्लोज कंटेनर करने का मतलब है, क्लोज कंटेनर करने का मतलब है जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, समझ ध्यान से। मान लो कि N2 है, H2 है, N2H2 करके अमोनिया बना रहा है। अब मान लो कि वहां पे यदि क्लोज कंटेनर नहीं रहे तो अमोनिया तो एस्केप कर जाएगा वहां से, समझ रहे हो ना? तो वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। यदि क्लोज कंटेनर है तब तो वहां पे अमोनिया इकट्ठा होगा, तो फिर अमोनिया का कन्वर्सन N2H2 में होगा ना, बस समझ रहे हो ना? या बार बार उसको अमोनिया को वहां से निकालते रहो तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, प्रोडक्शन ऑफ सिर्फ अमोनिया होगा, बस समझ रहे हो ना? तो क्लोज कंटेनर क्या है, वहां पे होना चाहिए जिसके चलते जो प्रोडक्ट बने वो क्या है, वहां से एस्केप नहीं करे और इक्विलिब्रियम अटेन करे, बस समझ रहे हो ना? थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम, अब लिखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक आने का क्या मतलब है? मोशन मतलब मूव। हाँ, डायनेमिक आने का मतलब है कि मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। डायनेमिक आने का मतलब ये है कि मान लो कि स्कूल में देखोगे इस टाइप का सीसॉ स्ट्रक्चर, नहीं जी, इस पे क्या है, दो बच्चा सब यहाँ पे है, तो ये क्या हो आगे डूब गया है, समझ रहे हो ना? इक्विलिब्रियम पे हो गया है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्या जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो? अच्छा, मान लो कि एक यहाँ पे टब है, यहाँ पे क्या है, एक पाइप है जिससे यहाँ पे वाटर यहाँ पे आ रहा है, और वाटर का लेवल क्या है, H है, वाटर का लेवल क्या है जी, H है, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इधर भी है, इधर भी है, बस समझ रहे हो? सो जितना वाटर यहाँ से गिर रहा है पर सेकेंड उतना वाटर यहाँ से भी गिर जा रहा है, ये हाइट क्या है, ये कांस्टेंट है ना, लेकिन इसमें मूवमेंट तो हो रहा है। सो दिस इज डायनेमिक इन नेचर, दिस इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन हमेशा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्शन रुक गया है, लेकिन यही है कि जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना प्रोडक्शन भी हो जा रहा है, इसीलिए आपको वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट नजर आ रहा है, बात समझ में आ गया? सो दिस इज डायनेमिक इन नेचर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, सुनना ध्यान से, फोर्थ पॉइंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction equal to rate of backward reaction, rate of forward reaction equal to the rate of backward reaction। यहाँ रेट कहने का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, समझ रहे हो ना? पर यूनिट टाइम में आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है उसी को रेट बोल रहे हो, समझ रहे हो ना? तो यदि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज
रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो दोनों का रेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या है आपका कंडीशन है इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो ना। तो बोल सकते हो यहाँ पे कि यदि सर रेट और टाइम में ग्राफ खींचा जाए तो सुनो, रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो तो शुरू में क्या हुआ होगा, शुरू से घटा घटा होगा, समझ रहे हो ना। अच्छा प्रोडक्ट का क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। प्रोडक्ट का क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। और एक टाइम आया होगा जब दोनों आगे क्या हुआ होगा, कांस्टेंट इक्वल हो गया होगा। अरे कांस्टेंट तो होगा, इक्वल भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सो ये रेट और टाइम के बीच में ग्राफ है, समझ रहे हो ना। कहीं अगर रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट थोड़ा बोल रहा है। रेट इक्वल होना चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। या फिर ऐसा दे दे, ऐसा दे दे रेट और टाइम के बीच में, तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमको रेट इक्वल करना है, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत है मतलब, रेट मस्ट बी इक्वल फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसको लिखिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिखना, कौन सा पॉइंट फोर्थ ना फिफ्थ में लिखना, रिएक्ट इक्विलिब्रियम can be attained from either side, either side, either side करने का मतलब या तो रिएक्टेंट साइड या तो प्रोडक्ट साइड, किसी भी साइड की तरफ से इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, अटेन हो सकता है। फ्रॉम द आइदर साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, इधर से भी वो अटेंड हो सकता है, समझ रहे हो ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। सिक्स में लिखिएगा कि अच्छा इक्विलिब्रियम डिटेक्ट किया जा सकता है कैसे, मान लो कि कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, सो हो सकता है उस रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कलर चेंज हो रहा होगा। अच्छा कलर चेंज हो रहा है तो मान लो शुरू में क्या होगा, रिएक्शन रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो उसके बाद कलर चेंज हो रहा होगा। एक टाइम आएगा जब कलर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, कलर उसमें आगे बिकम उसका, उसके बाद कलर में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना, ये कांस्टेंट हो गया है। तो उस समय समझेंगे कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया है। अच्छा कंसंट्रेशन यदि कांस्टेंट हो गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया है, पार्शियल प्रेशर यदि कांस्टेंट हो गया है तो केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्ट किया जा सकता है, डिटेक्टेड बाय चेंजिंग by help of color concentration
concentration, pressure, etc. समझ रहे हो ना? इनकी हेल्प से क्या किया जा सकता है, हमको समझ में आ जाएगा कि अब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। समझ रहे हो ना? अच्छा, 7th में है कि इक्विलिब्रियम can be affected equilibrium can be affected by changing concentration, pressure, volume, etc. ठीक है, इसको हम ली चार्टियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज पे क्या होगा, समझ रहे हो? प्रेशर चेंज पे क्या होगा, वॉल्यूम चेंज पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज पे क्या होगा, समझ रहे हो ना? उसमें इनर्ट गैस मिला देते हैं तो क्या होगा, समझ रहे हो? तो उस समय ली चार्टियर प्रिंसिपल में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम को अफेक्ट किया जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। समझ रहे हो? उस समय हम पढ़ेंगे। तो ये हुआ इक्विलिब्रियम के बारे में कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के बारे में ये सब क्या हो गया, पॉइंट्स हो गया, जिससे हम समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। सिर्फ देखना ये होता क्या है, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, जब कोई भी चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो वहां पे कोई फिजिकल चेंज, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, या फिर एलोट्रॉपिक चेंज हो, उस समय इक्विलिब्रियम यदि अटेन होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा दैट इज द इक्विलिब्रियम attained in case of physical change or phase change or allotropic change ठीक है। जैसे फिजिकल चेंज में जैसे क्या हो गया, सॉरी फेज चेंज में जैसे H2O सॉलिड है, आइस है, समझ रहे हो ना? ये क्या हो रहा है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस समय इक्विलिब्रियम, मान लो इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब कितना है, जितना आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, उतना ही वाटर लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? उस टाइम की कंडीशन को क्या बोलना है, फिर इसमें नया चीज कुछ थोड़ा बन रहा है, वाटर ही है। समझ रहे हो ना? और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। समझ रहे हो? या फिर H2O, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H2O लिक्विड टू H2O गैस। हाँ, इसको वेपर में H2O वेपर गैस लिख दे रहा हूँ, वेपर। ठीक है, या फिर एलोट्रॉपिक चेंज में जैसे मैं मान लो कि आप पढ़े हो ना, ग्रेफाइट कार्बन का दो एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट और डाइऑक्साइड, क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्शन होते रहता है उनका। समझ रहे हो ना? तो कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट ले लिया, ग्रेफाइट
डायमंड, समझ रहे हो? तो इनमें जो इंटर कन्वर्सन हो रहा है तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? मतलब ये इसमें भी क्या है, आपका कार्बन इधर भी है, कार्बन इधर भी है, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनता है, बस इलेक्ट्रॉनिक चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें कोई इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम हो, समझ रहे हो ना, दैट इज द इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन, इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जैसे में N2 है, H2 है, ये क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, केमिकल कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, समझ रहे हो ना, N2O4, N2O4, NO2, NO2, ठीक है। सो ये सब क्या है आपका केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल जो केमिकल रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है, हो गया, लिख लिया? नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, एंड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो ना? तो नाम ही से पता चल रहा है क्या, हेटेरोजीनियस मींस ऑल रिएजेंट, रिएजेंट करने का मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोई भी एक डिफरेंट फेज में, ऑल आर नॉट इन द सेम फेज, उस समय जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरो इक्विलिब्रियम, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में होगा ऑल रिएजेंट्स आर नॉट इन सेम फेज, ऑल रिएजेंट्स, ऑल रिएजेंट्स, ऑल रिएजेंट्स कहने का मतलब है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, all reagents, reactants and products are not in same phase, not in same phase, ठीक है। उस समय जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। जैसे कार्बन है, CO2 है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है CO2 का, और ये बना दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। सभी तो गैस नहीं है ना, ये क्या है, इसमें सॉलिड है,
So they are in the different phase. So this type of equilibrium is the heterogeneous Heterogeneous equilibrium. equilibrium. ठीक है? Homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium इसमें क्या है? All reagents are in the same phase. All reagents are in same phase. समझ रहे हो? सभी reagents, सभी reactants और products क्या होना चाहिए? सेम फेज में होना चाहिए. जैसे में N2 ले लो, H2, ये भी गैस में है, ये भी क्या है? गैस में है. और ये यहाँ से क्या हो रहा है? अमोनिया जो बन रहा है, ये भी क्या है? गैस में. समझ रहे हो? एक एग्जांपल और लिख लो यहाँ पे. CH3 COC2H5 इसका वाटर से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस. सो लिक्विड A C2H5OH प्लस CH3COH ये प्रोडक्ट बनाएगा. ये भी क्या है? लिक्विड है. और ये भी क्या है? लिक्विड है. सभी के सभी क्या है? लिक्विड है. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ Homogeneous equilibrium. ठीक है. यहाँ पे कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. देखो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना, यहाँ पे ये क्या करता है? रेट बताता है. समझ रहे हो? ये रेट का एक्सप्रेशन देता है इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है? ये रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. ये क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. समझ रहे हो ना? अच्छा, इसी जैसा एक चैप्टर है 12th क्लास में, केमिकल काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल वहाँ पे है. समझ रहे हो? ये क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा. ठीक है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन पहला इसमें ये है कि लॉ इट इज theoretical concept. theoretical concept. ठीक है? और इसमें एक बोला जा रहा है कि रेट ऑफ reaction is directly proportional. Rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants and their stoichiometric coefficient
stoichiometric coefficients is taken as their respective power. Their stoichiometric coefficient is taken as their respective power. समझ रहे हो? ये कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो रेट है, मान लो एक रिएक्शन है, बी और ये बना रहा है सी और डी, ठीक है। ए बी सी क्या है? ए बी सी डी आर द नंबर्स एंड दीस आर द stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficients, ठीक है। एबीसी डी आता है stoichiometric coefficient. अब रेट जो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, रेट आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट को, तो रेट क्या है यहाँ पे स्मॉल आर दे देना, लिख सकता है आर, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, एक्टिव मास होता है रिएक्टेंट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे गलती से एक्टिव मास होता क्या है, सुनो ध्यान से। एक्टिव मास जो यहाँ पे बोला गया है, एक्टिव मास होता है फॉर गैस के लिए होता है कंसंट्रेशन, फॉर गैस एक्टिव मास इक्वल टू द कंसंट्रेशन, समझ रहे हो? अच्छा, फॉर प्योर लिक्विड एंड सॉलिड एक्टिव मास is taken as यूनिटी, उसके एक्टिव मास को क्या ले लेते हैं? यूनिट 1 ले लेते हैं, समझ रहे हो? ऐसा सुनो, एक्टिव मास करने का मतलब है जैसे में क्या होता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी चेंज पे देखेंगे ना, तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, डेंसिटी चेंज नहीं होता है, डेंसिटी तो सेम ही रहता है, समझ रहे हो? इसमें चेंज देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम लिक्विड और सॉलिड के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, यूनिटी ले लेते हैं, जिसमें चेंज दिखता है, समझ रहे हो ना, दिखता है, इसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो जनरल केस में गैस में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो जाता है, समझ रहे हो ना, या फिर सिर्फ लिक्विड है, वो भी इम्प्योर लिक्विड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम उसमें क्या करते हैं, हम इस रेट को इस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं वो गैसेस के केस में कर रहे हैं, ठीक है। आगे सबके गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए यूनिटी ले लेंगे, गैस के लिए हम क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इस रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, it is directly proportional to the product of the active masses and stoichiometric coefficient is taken as power. So this is product. ये क्या है, सभी के सभी क्या है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सभी के सभी को गैस ले लिया, सभी के सभी क्या है, गैस ले लिया। So rate of forward reaction is the nothing product of concentration C to the power C or D to the power D. C D are the ये होगा ना, रिएक्टेंट है ना, सो बी
बी और A and B. A और B is a reactant for the forward reaction. Yes. सो उनके concentration और उसका जो respective stoichiometric coefficient है उसको पावर में ले लिया. B सेकेंड रिएक्टेंट है और B क्या है, स्मॉल b stoichiometric coefficient है. So rate of forward reaction is directly proportional to product of these two terms. समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके लिए तो रिएक्टेंट ये है. अच्छा RF यहाँ पे इक्वल करोगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे, दिस इज KF, A to the power A और B to the power B. अच्छा यहाँ पे क्या बोलोगे, RF को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and this is KF, this is the rate constant for forward reaction. समझ रहे हो, फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा उसी तरह हम क्या लिख सकते हो, बैकवर्ड के लिए लिख सकते हैं RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो RB क्या हो गया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C और D की पावर D, क्योंकि इस डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट तो ये हो गया. एंड दिस इज RB इक्वल टू KB, C टू द पावर C और D टू द पावर D. समझ रहे हो. सो दिस इज द RB is the rate of backward reaction and this is KB is the rate constant for backward reaction. ठीक है. सो यहाँ से क्या बोल सकते हो, RF इक्वल टू RB एट इक्विलिब्रियम. अच्छा इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो यहाँ से ये दोनों चीज को इक्वेट कर सकते हो. अच्छा जब इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए R दैट इज द KF A की पावर A, B की पावर B इक्वल टू KB, C की पावर C and D की पावर C और D की पावर D. सो यहाँ से आप बोल सकते हो KF और KB इधर लाओ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C टू द पावर C, B की पावर D by A की पावर A, B की पावर B. अब सुनो KF by KB के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर या नीचे, रिएक्टेंट क्या है. सो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको वहां पे दिखेगा पावर में. सो फाइनली यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज व्हाट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका एग्जाम हर जगह and K equilibrium is nothing but the product divided by A की पावर A and B की पावर B. समझ रहे हो, और उसका पावर हम क्या करेंगे ऐसे लगा देंगे. सो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, फिर पता हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफरेंट टर्म में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, जिसको KC KP KX कहा जाता है. ठीक है, डिस्कस करेंगे.